आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है, एक दल के प्रभुत्व का दौर है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद में किस प्रकार से पहले चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जो एक दल है, कौन सा दल है, वो प्रभुत्व के रूप में स्थापित हुआ था। जो 15 अगस्त 1947 के बाद में स्वतंत्र भारत के लिए जो सबसे पहली चुनौती थी, वो चुनौती थी कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, कि इस लोकतंत्र को किस प्रकार से स्थापित किया जाए। जो 1947 से पहले की जो पद्धतियाँ थी वो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थी और उन अलोकतांत्रिक शासन पद्धतियों से हमें लोकतांत्रिक शासन पद्धति की ओर लौटना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है, ये रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो राजनीति में नायक पूजा यानी एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर जो वोट दिए जाते हैं, वो उस व्यक्ति विशेष के चेहरे के आड़ में कुछ अयोग्य चेहरे भी चुनाव जीत कर विधायिका तक पहुंच जाते हैं और वो देश के लिए फिर हानिकारक होते हैं। ऐसी उन्होंने संभावनाएं जाहिर करी थी, जो कतिपय काफ़ी हद तक अपनी जगह सही भी। आइए तो इन परिस्थितियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद होने के लिए सबसे पहले संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। जैसा कि अब संविधान सभा का गठन है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजन हुआ था और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और ये कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक भारत का संविधान बनाने में समय लगा था और 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। उस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान भारत के अंदर लागू किया गया था। तो इस जो संविधान के अंदर जो व्यवस्था करी गई थी वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया था। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था 1950 में। याद रखना, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे वो सुकुमार सेन बने थे। 1993 तक भारत में जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग 1 सदस्यीय हुआ करता था। 93 के बाद में इसमें 3 सदस्य होने लगे। तीनों सदस्यों के बराबर महत्ता है और तीनों में से जो उम्र में वरिष्ठ होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी कि भारत में लोकतंत्र को किस प्रकार से कायम किया जाए। तो लोकतंत्र के स्थापना की शुरुआत हो चुकी थी, तो सबसे पहले मतदाता सूचियों का निर्माण के कार्य किया गया है, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश था जहां देश आज़ाद होने के बाद ही सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना करी गई। सार्वभौम का मतलब है जिसमें सभी स्त्री पुरुष और अमीर गरीब सभी को समान रूप से सार्वभौमिक मताधिकार एक साथ लागू किया गया था। और उस समय जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी। वर्तमान में ये जो मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। तो मतदाता सूचियां जब तैयार की गई थी, उन मतदाता सूचियों में 40 लाख महिलाओं के नाम कुछ इस प्रकार से दर्ज किए गए थे कि अलां की बेटी और फलां की बीवी, उनके नाम दर्ज किए गए थे। बाद में उन सूचियों का पुनरावलोकन किया गया था, इन प्रविष्टियों को सुधारा गया था और सुधार कर कुल 17 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूचियां तैयार की गई और उनके जिम्मे था कि भारत के 3200 विधायकों और लोकसभा के 479 सांसदों का चुनाव करना उनके जिम्मेदारी थी। और चुनाव करवाने के लिए 3 लाख से ज़्यादा जो अधिकारी है और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था। तो इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए ये इलेक्शन कमेटी इस प्रकार से ये जो देश की जो जन आकांक्षा थी उस जन आकांक्षा के ऊपर इस प्रकार से खरा उतरना था। मतदान के बदलते तरीके, देश जब आज़ाद हुआ था तब उस समय जो मतदान का जो तरीका था उसमें मतपत्र के आधार पर चुनाव किया जाता था। लंबे समय तक मतपत्र
भारत में लोकतंत्र का फैसला करता रहा। मतपत्र में एक तरफ कैंडिडेट का नाम होता है और दूसरी तरफ चिन्ह। ये चिन्ह इसलिए दिया जाता था कि भारत में कई लोग जो साक्षर नहीं थे, अनपढ़ थे, वो लोग चिन्ह को देखकर वोट दे सके, इसलिए इस चिन्ह की व्यवस्था करी गई थी। और वर्तमान समय में जो व्यवस्था है वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं। ईवीएम का पूरा नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मार्फत चुनाव होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेम इस बेल्ट पत्र की तरह ही काम करती है। इसके अंतर्गत फर्जी मतदान या मत है वो खराब होने की संभावना है वो शून्य हो जाती है। तो हमने एक बेल्ट पत्र से लेकर ईवीएम तक का सफ़र लोकतंत्र के अंतर्गत तय किया है। उसके बाद में कार्टून इसमें डाक टिकट में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1888 में इनका जन्म हुआ था। 1958 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद थे। इस्लाम के विद्वान थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। तो भारत में जो चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों को लेकर जो विदेशी मीडिया और विदेशी जो लोग थे वो भारत के इस लोकतंत्र के पर्व को असफल होने की प्रतीक्षा में बैठा था। जैसा कि एक हिंदुस्तानी संपादक लिखता है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ साबित होगा भारत में चुनाव। ऑर्गेनाइजर नामक एक पत्रिका ने लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में जीते जी ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। ये इस प्रकार के कयास चुनाव होने से पहले लगाए गए थे। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा किया था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों को मतदान का ये बेहुदा नौटंकी देखेगा। भारत का जो चुनाव था उसे चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार जब चुनाव हुआ 1951 के अक्टूबर महीने से लेकर 1952 के फरवरी महीने तक ये चुनाव हुआ था, जो अमूमन 1952 का चुनाव कहा जाता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में मतदान क्योंकि 1952 में हुआ था इसलिए इसे 1952 का मतदान कहा जाता है। और चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में लगभग 6 महीने का समय लगा था। तो यहाँ ये याद रखना कि भारत में जो पहला आम चुनाव है वो कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। और इस जो चुनाव ने भारत में जो आलोचकों का मुंह है पूरी दुनिया में वो बंद कर दिया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा था कि सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत इस देश को जो देश के लिए जोखिम भरा सौदा मान रहे थे उन आलोचकों के अंदेशों पर उन्होंने पानी फेर दिया। और 1952 का ये आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो इस प्रकार भारत में लोकतंत्र का जो निर्वाचन आयोग को पहली जिम्मेदारी दी गई थी, उस निर्वाचन आयोग उस जिम्मेदारी पर खरा उतरा। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस जो पार्टी थी उस कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी है वो 28 दिसंबर 1885 को एओ होम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो इस कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में जो शुरुआत में जो 3 चुनाव हुए थे उन तीनों चुनावों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत मिला था। जो पहला चुनाव हुआ था उस चुनाव में 489 सीटों में से कुल 364 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। दूसरे नंबर पर पार्टी जो रही उसका याद रखना, दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको 16 सीटें मिली थी। ये 1952 से लेकर 1967 तक के कांग्रेस के प्रभुत्व को दिखाता है। ये जो येलो कलर है वो उन राज्यों में कांग्रेस का जो प्रभाव है वो स्पष्ट तरीके से देखा जाता है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो शासन था उसको दिखाया गया है और बाकी पूरे भारत में, ये केरल के अंदर कम्युनिस्टों का शासन था और बाकी पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का शासन रहा था। पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटें थी, उनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। दूसरा जो चुनाव हुआ था उसमें से 494 सीटें थी, इसमें कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। तीसरा जो आम चुनाव हुआ था 1962 में हुआ था, उस 62 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो 361 सीटें मिली थी। यानी जो 3 समय जो चुनाव हुए थे तीनों चुनाव कांग्रेस को 3/4 सीटें मिली थी और किसी दूसरी पार्टी है वो 1/10 यानी 10 कुल सीटों का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर सकी थी। तो
शुरुआत के तीन, इसीलिए ये जो पाठ का जो शीर्षक है वही ये है कि एक जो दल है उस दल के प्रभुत्व की ओर। कांग्रेस पार्टी थी जो पहला चुनाव था, उन चुनाव में ट्रावेनकोर कोचीन, जिसको वर्तमान केरल के नाम से जाना जाता है, और मद्रास और उड़ीसा के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी पूरे भारत के ऊपर इनको विजयश्री मिली थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में पहले आम चुनाव के बाद में पहले प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे 1952 में। पहला इनका मनोनयन हुआ था 1947 में। 47 के बाद में 1952 में ये लोकतांत्रिक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री बने। 1952 से लेकर 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी, ये इस प्रकार से, मतलब 2/3 बहुमत था उनके पास में, 3/4 सीटें उनके पास थी और उनका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनका बहुमत था। 57 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी और ये दुनिया में पहला मौका था जब कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में पहली बार स्पष्ट रूप से सत्ता में आई थी, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आई थी। उसके बाद में देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। राजकुमारी अमृत कौर एक गांधीवादी नेता थी, ये स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार से इनका संबंध रहा है। विरासत में इनको माता की ओर से ईसाई धर्म इन्हें विरासत में मिला था। संविधान सभा की सदस्य रही थी और स्वतंत्र भारत के पहला जो मंत्रिमंडल बना था उसमें पहली महिला मंत्री थी और ये स्वास्थ्य मंत्री रही थी। इनके नाम भी रिकॉर्ड है। किसी एक मंत्रालय में सबसे अधिक समय तक मंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो राजकुमारी अमृत कौर के नाम है। भारत में चुनाव प्रणाली का जिक्र करें तो भारत में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत को माना जाता है। इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी गोल पोल को सबसे पहले जो छुएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो सीटें जिसको हासिल होगी वो विजेता माना जाता है। इस पद्धति को माना जाता है। ये उस समय अखबारों की जो प्रमुख हेडलाइंस थी, उन हेडलाइंसों में यह है केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी 1957 में, जो कुल 126 सीटें थी, जिनमें से उसको 60 सीटें हासिल हुई थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे EMS नंबूदरीपाद, उनको सरकार बनाने का मौका मिला था। और बाद में कांग्रेस ने अनुच्छेद जो 356 है, जिसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो इस अनुच्छेद 356 का सदुपयोग कहे या दुरुपयोग कहें कहकर नंबूदरीपाद की जो निर्वाचित सरकार थी जनता के द्वारा, उस सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में नंबूदरीपाद का कांग्रेस अनुच्छेद 356 का विरोध कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो आइए उसके बाद में देखते हैं ये कुछ जो पार्टियां थी उस समय सत्ता में, जो शासन में भाग लेने वाली जो पार्टियां थी, उन पार्टियों के परिचय भी इसमें साथ साथ दे रखा है। सोशलिस्ट पार्टी ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी थी जो 1934 एक युवा नेताओं की एक टोली थी। लेकिन 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया कि किसी दूसरी पार्टी का जो सदस्य है वो उस पार्टी के भीतर नहीं रह सकता, जिससे इन युवाओं को निराशा हाथ लगी और इन्होंने अलग होकर कांग्रेस, ये सोशलिस्ट पार्टी है, उस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी के जो प्रमुख जो नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, इनके संस्थापक सदस्य रहे हैं। और ये जो लोकतांत्रिक और समाजवादी जो विचारधारा है, उस विचारधाराओं में ये विश्वास करते थे, इसलिए ये कांग्रेस और साम्यवादी दोनों से ये अलग थे, दोनों की आलोचना करते थे। राम मनोहर लोहिया इसके सदस्य रहे। इनके जो प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी आदि प्रमुख नेता रहे थे। और बाद की जो पार्टियां थी जैसे राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टियां, ये इन विचारों की इन पर स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। यानी ये इन पार्टियों के जो वर्तमान नेता है कहीं ना कहीं इस पार्टी से जुड़े रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अध्ययन करते हैं। 1899 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनका देहांत हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और कांग्रेस सोशल पार्टी के संस्थापक रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल गए थे और कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय रहे थे। बौद्ध धर्म के विद्वान माने जाते हैं। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद में है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। कांग्रेस है वो किस पर, ये जो चिन्ह है ये कांग्रेस का उस समय
चुनाव चिन्ह हुआ करते थे, 2 बैल थे जो कांग्रेस, जो वर्तमान में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। ये उस समय, क्योंकि कांग्रेस में कई बार विभाजन हुआ था और कहीं इसमें 1967 में, 71 में कई विभाजन हुए थे। उन विभाजनों के बाद में चुनाव चिन्ह आगे के सालों में बदलते गए। ये 47 में ये चुनाव चिन्ह था। कांग्रेस की जो प्रभुत्व की जो प्रकृति थी, उस प्रभुत्व के प्रकृति में यानी एक दलीय शासन व्यवस्था, दुनिया में जैसे हम एक दलीय शासन व्यवस्था देखते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, चीन, क्यूबा, सीरिया, उनमें एक ही पार्टी शासन करती है, लेकिन वो तानाशाही के मॉडल पर शासन करती है। भारत के अंदर एक प्रकार की तानाशाही नहीं थी, लोकतंत्र, क्योंकि जनता लगातार 3/4 बहुमत से कांग्रेस को चुनाव जिताए जा रही थी। तो ये उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया गया था और समाजवाद थे, उन समाजवाद को इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया था। और जो उस समय रंग भेद की नीति थी, ऐसी चीज़ों का इन्होंने लगातार विरोध किया था। आगे PRI, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, स्पेनिश में इसे PRI कहा जाता है। ये मैक्सिको में लगातार इस पार्टी का 60 वर्षों तक शासन रहा था। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल थी, जिस प्रकार से कांग्रेस को हासिल थी उसी प्रकार से। मूल रूप से PRI में एक राजनेता और सैनिक और मजदूर, किसान, ये सभी प्रकार के लोग इसमें आते थे। लेकिन जो PRI का जो शासन था वो अपने आप में परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं परिपूर्ण तानाशाही किसे कहा जाता है, तो मैक्सिको में जो PRI का जो शासन था उसे परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। और आखिरकार सन 2000 में मैक्सिको में इस पार्टी की हार हुई थी और लोकतंत्र, बाद में लोकतंत्र की इसमें स्थापना हुई थी। फिर पढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। पूरा नाम बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1956 में इनका स्वर्गवास हुआ था। जाति विरोधी आंदोलन के नेता रहे थे। दलितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया था। विद्वान और बुद्धिजीवी रहे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक राजनीतिक पार्टी का इन्होंने संस्थापक रहे थे। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के सदस्य रहे थे और संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष रहे थे। 7 सदस्यों की समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में इन्होंने विधि मंत्री बनाया गया था। तो हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इनके नेहरू जी से मतभेद होने के कारण 1951 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और 1956 में इन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और 56 में ये इनका स्वर्गवास हो गया था। रफ़ी अहमद किदवई के बारे में 1894 में इनका जन्म हुआ था। 1954 में इनका स्वर्गवास हुआ था। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता रहे थे। प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री बने थे और 1946 में दोबारा मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में संचार, खाद्य मंत्री और कृषि मंत्रालय के विभिन्न पदों के ऊपर रहे थे। फिर आते हैं कांग्रेस की जो मूल विचारधारा थी, उस विचारधाराओं में कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फ़ायदा मिला था, क्योंकि उस समय जो देश आज़ाद होने के समय कांग्रेस ही भारत में सबसे बड़ी पार्टी थी और जिसे ये राष्ट्रीय आंदोलन था वो आंदोलन इन्हें विरासत में मिला था और शासन स्थापित करने में उन जो आंदोलन के जो उद्देश्य थे, सिद्धांत थे, उन उसूलों के आधार पर उन्हें वोट भी मिले और उनके आधार पर शासन करने का अधिकार मिला। कांग्रेस एक सामाजिक और एक विचारात्मक संगठन के रूप में स्थापित हो। कांग्रेस में जो हर आम जन से, गरीब, मजदूर और किसान से जुड़े और हर वर्ग, हर तबके से आने वाले लोग इसमें जुड़े हुए थे, इसलिए ये एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में एक ये पार्टी थी। जन्म मैंने आपको बताया 1885 में इनका हुआ था और तमाम तरीके के लोग, मजदूर, किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदे, गांव के लोग, निम्न, मध्यम, सभी प्रकार की जातियों के लोग इनमें शामिल थे। ये हर भाषा, जाति, वर्ग की इनमें नुमाइंदगी होने के कारण ये अपने आप में एक संपूर्ण भारत का नेतृत्व करती थी। और इसके अंदर कांग्रेस के भीतर भी अनेक प्रकार के विचारात्मक जैसे संगठन थे, शांतिवादी, कंजरवादी, रेडिकल, गर्मवादी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर प्रकार के इसमें विचारधारा, क्योंकि कांग्रेस इन सभी प्रकार की विचारधाराओं का सम्मान करती थी। उसके बाद में पार्टी के दूसरे फेर में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको CPI कहा जाता है शॉर्ट में, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 के दशक में जो जैसे रूस में जो क्रांति हुई उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई थी और 1935 में साम्यवादी ने मुख्य
सामान्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया था और 1941 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे और अलग होकर इन्होंने अपना एक समर्पित मशीनरी और काडर हासिल किया था। और उसके बाद में इन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 47 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था वो भारत में वास्तविक आज़ादी नहीं थी। ये आज़ादी को पावर ऑफ ट्रांसफ़र मानता था और उसको वास्तविक आज़ादी नहीं मानता था। वास्तविक आज़ादी तभी होगी जब ये देश के अंदर एक साम्यवादी क्रांति होगी और मजदूर और किसानों के हाथों में सत्ता होगी। तो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। उस आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, 16 सीटें जीत कर आई थी। यहाँ ये चीज़ें याद रखना। और इनके जो प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, नंबूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदरैया। और ये पार्टी मुख्य रूप से केरल और पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा इलाकों में प्रभावी रही थी। A.K. गोपालन ये केरल के कम्युनिस्ट नेता रहे थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में किया था। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में ये शामिल हुए थे और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ये शामिल हुए थे और पार्टी की मजबूती के लिए इन्होंने कार्य किया था और सांसद के रूप में विशेष ख्याति थी और 52 से ये लगातार सांसद रहे थे। उसके बाद में कांग्रेस में विभिन्न गुटों में तालमेल और सहनशीलता, हर प्रकार के विरोधी विचारधाराओं का कांग्रेस में सम्मान किया जाता था और जो हर प्रकार के जो विचार थे उन विचारों को कांग्रेस में जगह दी गई थी। भारतीय जनसंघ जो वर्तमान में जो आधुनिक भारतीय जनता पार्टी है उस बीजेपी का ये पूर्वगामी संगठन था। उसकी जो गठन है 1951 में किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जो है इन दोनों की ये एक विचारात्मक संगठन यूँ है कि RSS का एक राजनीतिक इकाई थी, जनसंघ कही जा सकती है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया था और जो भारतीय जो संस्कृति थी और परंपरा थी उसके आधार पर उनके मूल्यों में विश्वास रखती थी और अखंड भारत बनाने की बात कही थी। अखंड भारत का जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हो, इस प्रकार से अखंड भारत के बनाने पर इन्होंने बात रखी थी और अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायतें देने का विरोध। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए उनका ये भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही थी। और चीन ने जब 1964 में अपना परमाणु परीक्षण किया था तो भारत ने भी परमाणु परीक्षण तैयार करने की बात कही थी, जिसके चलते 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। 1950 के चुनाव में ये जनसंघ थी पार्टी हाशिए पर रही थी। 52 के जब चुनाव में थी मात्र 3 सीटों पर इन्हें सफलता मिली। 57 में 4 सीटें आई थी। ये शुरुआत में जो हिंदी भाषी राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनके केवल कुछ शहरी इलाकों में इन्हें समर्थन प्राप्त था। इनके प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, बलराज मधोक आदि शामिल थे। बाद में ये पार्टी 1977 में जनता पार्टी के घटक के तौर पर और 1982 में भारतीय जनता पार्टी नामक नवीन पार्टी का गठन किया गया था, जो वर्ष 2014 से लगातार भारत में सत्ता में है। दीनदयाल उपाध्याय 1916 में इनका जन्म हुआ था। 1968 में इनका स्वर्गवास हुआ था। 42 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे थे। भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव रहे और बाद में समग्र मानवतावादी सिद्धांत के प्रणेता रहे थे। इसके बाद में विपक्षी पार्टियों का उद्भव 1960 के दशक तक विपक्षी पार्टियां थी वो बहुत कम अस्तित्व में थी और उनका जो प्रभाव था वो सीमित दायरे में था, क्योंकि कोई भी पार्टी है वो 1/10 सीटें तक भी नहीं लेकर आई थी। तो इनका जो प्रभाव है बहुत छोटे स्तर पर रहा था। आगे एक और दूसरी और पार्टी थी उस समय जो चलन में थी, स्वतंत्र पार्टी ये जमीन अधिग्रहण की हदबंदी, खाद्यान्न से व्यापार, सरकारी अधिग्रहण आदि को लेकर उन्होंने कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है उसमें प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद में 1959 में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई थी। इस पार्टी के नेता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी। ये प्रमुख नेता थे जो स्वतंत्र पार्टी के
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1878 में जन्म हुआ था, 1972 में मृत्यु हुई थी। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे, भारत रत्न से सम्मानित रहे थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे। तो ये उस समय की जो तत्कालीन जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन पार्टियों के बारे। ये जो 15 अगस्त 1947 में जो पहला मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल का चित्र है। 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल की पद के शपथ ग्रहण के बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मैथ्यू मथाई, जगजीवन राम, और खड़े में है गाडगिल, श्री नियोगी, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी आयंगर और जयराम दास दौलत राम। तो ये जो उस समय जो 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल की तस्वीर है जो भारत का पहला मंत्रिमंडल चला था। फणीश्वर नाथ रेणु की कविता दिए चलो चलो सभा देखने चलो। उस समय जो राजनीतिक सभाओं का चलन था और जनता राजनीतिक सभाओं को देखने के लिए टूट पड़ती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन परिचय 1901 में इनका जन्म हुआ था, 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदू महासभा के नेता रहे थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। संविधान सभा के सदस्य रहे थे, लोकसभा सदस्य रहे थे और कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे और पुलिस हिरासत में इनकी मौत हुई। जम्मू कश्मीर में इनको गिरफ्तार किया गया था और जम्मू कश्मीर में पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई थी, जो रहस्यमय हालात में थे, यानी पुलिस ज़्यादती के चलते इनकी मौत हुई थी। तो ये था आज का हमारा पाठ और इस पाठ के बाद में जल्दी मिलते हैं हम नए पाठ में नए टॉपिक के साथ। इन जो पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए उनका बारीकी से अध्ययन करना और अगला पाठ हम जल्द लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।